हेलो ऑल, हैप्पी दिवाली। आप आपकी दिवाली फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत अच्छे से मनाइए, यही मेरी आशा है। माय नेम इज़ राहुल कोपलवार। आई एम योर फैकल्टी फॉर जनरल अवेयरनेस एट ऑलिव बोर्ड लर्निंग सेंटर, पुणे। On the eve of Lakshmi Pujan, I started this initiative called as Business Standard Daily Analysis, where I'll be discussing all of the important news that is posted in the newspaper Business Standard on a daily basis. I started this initiative keeping in mind the difficulty level of examination, whether it is a PO level examination, clerk, or the regulatory body, or even the SSC examination. You must be seeing that in every year the difficulty level of current affairs has been increasing. So it's must for everybody to follow the newspaper very diligently. But following a newspaper is not an easy task. So to make it easy, I skimmed all of the important news and I tried to present it in a very lucid and a simple manner within 50 minutes. Yes, 15 minutes would be the target of delivering my lecture to you in a very crisp manner from an objective point of view, whether it is a regulatory body examination or the banking examination. This video will be very much useful to you. So let's begin with the lecture with few of the notes that you need to remember. Just kindly go through this slide. I think you have seen this. I've already discussed with you in my previous talk. Let's begin with the actual news. News 1. So recently, the government has issued the sovereign green bonds of this financial year. What is meant by green bond? What is meant by sovereign green bond? Sovereign, as the name suggests, this is the bond of the government of India. So all the investments that the government will get through these bonds will be invested only in green projects such as solar, wind energy, amongst others. So do you know what is the net zero target of our country? Yes, the net zero target of our country is 2070. तो ये नेट ज़ीरो को अचीव करने के लिए ही गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, ये बॉन्ड्स के फॉर्म में, जिनको हम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बोलते हैं। तो इस साल का पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया है गवर्नमेंट के द्वारा। कितने करोड़ का इशू किया गया है? 5000 करोड़ का। कितने साल की मैच्योरिटी है इसकी? इसकी 5 साल की मैच्योरिटी है। और ये बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 7.25% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड होल्डर्स को, उसको हम कूपन बोलते हैं। उसको हम कूपन बोलते हैं। कूपन इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट जो आपको एक बॉन्ड पे दिया जाता है। कूपन कितना है? 7.25% है। और यील्ड कितनी है ये 5 साल के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की? दैट इज 7.27%। यील्ड मतलब कुछ नहीं, यील्ड मतलब टोटल रिटर्न है जो एक बॉन्ड होल्डर को मिलेगी उसके इन्वेस्टमेंट पे। चलो, सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड न्यूज। एयर इंडिया के जो सीईओ है और एमडी है, जिनका नाम है कैम्पबेल विल्सन, उन्होंने अभी स्पीच दी थी। उन्होंने स्पीच कहाँ पे दी थी? असेंबली ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस। ये असेंबली में, ये कॉन्फ्रेंस में कैम्पबेल विल्सन ने स्पीच दी थी। और ये कौन सा कॉन्फ्रेंस था? ये 67th एडिशन का कॉन्फ्रेंस था। ये कहाँ पे हुआ था? ये सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस हुआ था। अभी उन्होंने क्या बोला है कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने बोला है कि एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट्स को ऑर्डर किया है। पर ये किया है हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? यहाँ पे एयर इंडिया के सीईओ और एमडी है आपके कैम्पबेल विल्सन।
उन्होंने स्पीच कहाँ पे दी है? उन्होंने स्पीच ये 67th असेंबली ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस पे दी है। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? ये कॉन्फ्रेंस आपके सिंगापुर में हुआ था। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज ये है कि जो सॉफ्ट बैंक है, ये एक सॉफ्ट बैंक है। ये कौन है यार? जापानीज इन्वेस्टमेंट जायंट है। ये एक जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म है जो अलग अलग स्टार्टअप्स में, अलग अलग कंपनीज में पैसा अपना इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ है यहाँ पे कि ये जो सॉफ्ट बैंक है वो 3 स्टार्टअप से अपना पैसा निकालने वाली है। कौन से 3 स्टार्टअप से? ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी और फर्स्ट क्राई। सॉफ्ट बैंक ने अभी तक ये तीनों कंपनीज में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? दैट इज $850 मिलियन। यहां पे क्या याद रखना है आपको? सॉफ्ट बैंक जो ये जायंट है, ये जो फर्म है, ये जापानीज फर्म है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्टेरियल मीटिंग। 2+2 मतलब क्या? इंडिया के 2 डेलीगेट्स मिलेंगे ये मीटिंग में और यूएस के तरफ से 2 डेलीगेट्स मिलेंगे और उन चारों के बीच में मीटिंग होगी। मीटिंग किस बारे में होगी? ये मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है और उसी के साथ साथ यूक्रेन का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा पोस्ट वॉर के बाद। यूक्रेन का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है वॉर के बाद, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अभी यहाँ पे 4 लोग कौन से मिलने वाले हैं? 2 लोग तो इंडिया के रहेंगे। एक तो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी और नेक्स्ट है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो ये 2 लोग मिलेंगे यूएस के 2 लोगों के साथ। यूएस के कौन से 2 लोग हैं? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन। ये जो 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये कहाँ पे होने वाली है? ये न्यू दिल्ली में होने वाली है। इसके पहले ये दिल्ली में मीटिंग कब हुई थी? इसके पहले ये मीटिंग दिल्ली में 2020 में हुई थी। तो इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यहां पे हमने बात की है ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस की। दैट इज टोटल डायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्ट किया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। कितना कलेक्ट किया गया है? 12.37 ट्रिलियन रुपीस। कौन से कौन से पीरियड के बीच में? अप्रैल 1 से लेके नवंबर 9 के बीच में 12.37 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला है। ये पिछले साल के कंपैरिजन से 17.59% इंक्रीज हुआ है। अभी ये जो टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस को कैसे कलेक्ट करना है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सीबीडीटी की होती है। दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स पे निगरानी रखने का काम किसका होता है? सीबीआईसी का होता है। दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज नितिन गुप्ता। और सीबीआईसी के चेयरमैन हैं आपके संजय कुमार अग्रवाल। ये दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपके नई दिल्ली में ही है। तो यहां पे एक टर्म मैंने मेंशन किया है, नेट कलेक्शन इक्वल्स टू ग्रॉस कलेक्शन माइनस रिफंड्स। तो क्या होता है, कभी कभी इंडिविजुअल्स और कंपनीज जितनी उनकी टैक्स लाइबिलिटी होती है उससे ज्यादा वो पैसा पे कर देते हैं। सपोज एन एग्जाम्पल, एक साल में आपको 100 रुपीज पे करना था बट आपने पे कर दिया है 120 रुपीज, जो कि आपने एक्सेस पे कर दिया है। तो यहां पे आपका ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है? 120 रुपीज, बट आपको पे कितना करना था? 100 रुपीज। तो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 20 रुपीज वापस कर देगी एंड दैट इज नोन एज रिफंड।
तो अभी यहाँ पे आप सेकेंड पॉइंट पढ़िए। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है हमारा? 10.6 ट्रिलियन रुपीज हुआ है। रिफंड कितने के थे? 1.77 ट्रिलियन रुपीज के हुए हैं। सो आपका ग्रॉस कलेक्शन कितना था? 12.37। उसमें से आप माइनस कर दोगे 1.77, तो आपका कितना बन जाएगा? दैट इज 10.6 ट्रिलियन रुपीज। तो बेसिकली जो भी टैक्स से फायदा हुआ है गवर्नमेंट को, वो कितना हुआ है अप्रैल 1 से नवंबर 9 के बीच में? दैट इज 10.6 ट्रिलियन रुपीज। क्यों? क्योंकि रिफंड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस दे देना है इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन को जिन्होंने भी ज्यादा टैक्स पे कर दिया है। चलो, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हमने बजट में हम एस्टिमेट करते हैं कि हमें डायरेक्ट टैक्स कितना चाहिए, हमें इनडायरेक्ट टैक्स कितना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो भी हमारा बजट एस्टिमेट था, अभी तक बजट एस्टिमेट के हिसाब से हमने 58.15% पैसा गवर्नमेंट को दे दिया है। कितना पैसा गवर्नमेंट को दे दिया है? 58.15% ऑफ द बजट एस्टीमेट। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स क्या होता है? जब भी आप शेयर मार्केट में शेयर्स बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो जो टैक्स आपको देना पड़ता है उसको आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हो। और ये टैक्स आपका इनकम टैक्स है। किस तरह का इनकम टैक्स है? ये डायरेक्ट टैक्स है, जो कि आपको याद रखना है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपके ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर नहीं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक बिल बनाया है, एक ड्राफ्ट पास किया हुआ है। वो बिल का नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल ऑफ 2023। ये बिल में बोला गया है कि जितने भी हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, OTTs हो गए जैसे नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, या फिर हमारे केबल टीवी नेटवर्क्स हो गए, जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए अभी हमारा एक ही बिल रहेगा, एक ही एक्ट रहेगा। ठीक है, जो बिल का उन्होंने नाम बोला है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल। ये जो बिल है हमारे पुराने एक्ट को रिप्लेस कर देगा। कौन सा पुराना एक्ट? केबल टीवी नेटवर्क्स एक्ट। ये एक ही एक्ट था जो 1995 से चला हुआ आ रहा था। अभी हम उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं ताकि हम हर एक तरह के ब्रॉडकास्टर को इंक्लूड कर दे फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस। किस किस तरह के ब्रॉडकास्टर्स को हम ये रेगुलेशंस के अंदर लाना चाहते हैं? OTT प्लेटफॉर्म्स और हमारे केबल टीवी नेटवर्क्स को। ये ड्राफ्ट में और एक चीज बोली गई है, अभी हमारी एक बॉडी है जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी। ये कमिटी क्या देख रही है? ये कमिटी जो भी कंटेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करने का काम ये IDC कमिटी कर रही है, दैट इज इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी। अब ये डिपार्टमेंटल कमिटी को रिप्लेस किया जाएगा ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल से। किससे किया जाएगा रिप्लेस? ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल से। ठीक है, सो कंटेंट रिलेटेड ग्रीवियंसेस मतलब क्या? यार कोई नेटफ्लिक्स है, वो बोलता है कि हमारा कंटेंट 18+ वालों के लिए ही है, बट वो कंटेंट अगर 6 to 10 ईयर्स वाले के बच्चों को भी अगर दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि नेटफ्लिक्स ने रूल्स को वायलेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो कंटेंट बच्चों को नहीं दिखाना था वो कंटेंट बच्चों को दिखाया गया है। तो इस तरह की कंटेंट रिलेटेड समस्याएं इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी अभी तक सॉल्व करता था, उसको रिप्लेस किया गया है ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल से। यहां पे बोला गया है ये एडवाइजरी काउंसिल के जो भी चेयरपर्सन रहेंगे जिनका एक्सपीरियंस मिनिमम 25 इयर्स का होना चाहिए मीडिया, एंटरटेनमेंट और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में,
और ये कमिटी में और 10 लोग रहेंगे। 10 लोग में से 5 इंडिपेंडेंट मेंबर्स रहेंगे और 5 जो रहेंगे जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, यानी कि गवर्नमेंट के नॉमिनीज रहेंगे। अब ये जो मॉनेटरी पेनल्टीज है, अगर कोई कंटेंट का वायलेशन कर रहा है, कोई वार्निंग नहीं दे रहा है, आपको पता है सिगरेट की वार्निंग देनी होती है कोई भी अगर स्मोक कर रहा है उनके टेलीविजन एड्स में या फिर सीरीज में या फिर मूवीज में, तो सिगरेट की एड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ नो स्मोकिंग की एड देना। तो यहाँ पे पहले ऐसे ब्रॉडकास्टर्स को पेनाल्टी लगाई जाती थी 1 लाख रुपीस की। ये बिल में बोला गया है कि ब्रॉडकास्टर की पेनाल्टी बढ़ा के 5 लाख रुपीस हम कर देंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्री का लार्जेस्ट इंश्योरर कौन सा है, पहले आपको पता होना चाहिए, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने अभी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए थे, वहां पे उन्होंने बताया है कि LIC को नेट प्रॉफिट कितना हुआ था। कौन से क्वार्टर में? जुलाई से लेके सितंबर के क्वार्टर में। तो ये पर्टिकुलर क्वार्टर में उनको नेट प्रॉफिट हुआ था 7925 करोड़, और सेम ये प्रॉफिट उनको पिछले साल, दैट इज पिछले साल के 2022 में जुलाई से सितंबर के बीच में उनको जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था? 15,952.5 करोड़। अभी कितना हुआ है जुलाई टू सितंबर 2023 के बीच में? जो प्रॉफिट है 7925 करोड़। LIC के चेयरपर्सन कौन है पता होना चाहिए, दैट इज सिद्धार्थ मोहंती। हेडक्वार्टर्स कहां पे है? मुंबई में। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन का जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट फेज में है। मतलब क्या? इकोनॉमी उनका ग्रो भी नहीं हो रहा है या फिर उनका इकोनॉमी फॉल भी नहीं हो रहा है, दैट इज उनका GDP बढ़ भी नहीं रहा है और उनका GDP कम भी नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में ये बात की गई है। तो यहां पे आप देखोगे कि थर्ड क्वार्टर में जो ब्रिटेन का GDP था वो 0% था। वो कितना था? 0% चेंज हुआ था एज कंपेयर टू सेकेंड क्वार्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर जो आपको याद रखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन टारगेट कितना है यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन का? जो है 2%। हमारा कितना है इंडिया का? दैट इज 4 ± 2%। हमारा कितना है? 4 ± 2%। इन्फ्लेशन टारगेट यूके का कितना है? 2%। नेक्स्ट है अभी हमारा COP28 होने वाला है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कब होने वाला है? यही महीने में, दैट इज इन नवंबर 2023। कहां पे होने वाला है ये? दुबई UAE में। कहां पे? दुबई UAE में। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आया हुआ है आपके IIDA के फेज 1 में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम में क्या बोला गया है कि जो भी एम्प्लॉयज है जो रिटायर हो जाते हैं वही एम्प्लॉयज ये स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज पेंशनर्स अपना पैसा ये स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर यहां पे एक कंडीशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। पेंशनर को जब भी उनका कॉर्पस मिल रहा है, जब भी उनका लमसम मनी मिल रहा है या फिर जब भी उनको उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर उनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी। जब भी उनको अपना रिटायरमेंट कॉर्पस मिल रहा है या फिर जब भी उनको अपने पेंशन बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनको वो पेंशन बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर अपना पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी ये नॉर्म को हमने चेंज कर दिया है। पहले 1 महीना था नॉर्म, अभी हमने उसको चेंज करके 3 महीना कर दिया है। मतलब
लेट्स सपोज एन एग्जाम्पल, राहुल को पेंशन मिल रहा था 15 लाख रुपीस 1 जनवरी 2023 को, इतना राहुल को कॉर्पस मिल गया है। तो अभी ये कॉर्पस राहुल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 3 महीने में ही इन्वेस्ट कर सकता है। कब तक? फरवरी, मार्च, अप्रैल। 30 अप्रैल तक राहुल को अपना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। अगर 30 अप्रैल के बाद राहुल कर रहा है तो राहुल अपना पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अभी एज अ सीनियर सिटीजन पेंशनर आपका कितना पैसा ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो? मैक्सिमम आप 30 लाख रुपीस कर सकते हो। ये अनाउंसमेंट ये बजट में की गई थी। आप मैक्सिमम 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हो अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पहले आप 15 लाख रुपए कर सकते थे। अभी कंडीशंस क्या है? कुछ कंडीशंस बताई गई है। मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपीज का होना चाहिए एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 रुपीज, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 30 लाख का। मिनिमम कितने साल के लिए आपका टेन्योर है ये स्कीम का? दैट इज 5 इयर्स। पर ये स्कीम्स और से एक्सटेंड की जा सकती है अगले 3 साल के लिए। सो ऐसे टोटल टेन्योर देखा जाएगा ये स्कीम का तो वैसे 8 साल है। बट अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में सवाल आ गया व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो आपका आंसर रहना चाहिए 5 इयर्स। आपको वहां पे उन्होंने कंडीशन दे दी कि उसको एक्सटेंड कितने महीने से या फिर कितने सालों से किया जा सकता है, तो आप बोल सकते हो वहां पे आपका आंसर रहेगा 3 इयर्स। ठीक है, सो 5 इयर्स इसका बेसिक टेन्योर है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 more years and thus the tenure of the scheme becomes total 8 years. Let's move on to next news. There is a one book which is named as The Sikh Next Door, an Identity in Transition. ये बुक लिखी गई है मनप्रीत सिंह जी के द्वारा और इसको पब्लिश किया गया है ब्लूम्सबरी ने। किसने? ब्लूम्सबरी ने। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व। चेयरमैन कौन है यूएस फेडरल रिजर्व के? दैट इज जेरोमी पोवेल। कौन है? जेरोमी पोवेल। मुझे आपके लिए मैंने 2 होमवर्क रखे हुए हैं। पहले तो आपको मुझे यह बताना है पहला सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, और नेक्स्ट ये मुझे बताना है कि इंडिया में डीमोनेटाइजेशन कब कब हुआ था। मैंने बता दिया है आपको कि 3 बार हुआ है, बट आपको मुझे डेट्स मेंशन करनी है कि कब कब डीमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा डिलीवरी, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको सारी चीज़ें समझ गई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हियर दैट फ्रॉम यू। मेरे लिए आपके कमेंट्स, व्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ सजेशंस है, इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताइए। उसमें भी मैं कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करूँगा अगर मुझे वो चीज़ सही लगती है तो। राइट? तो अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो मेरे साथ, जहाँ पे मैं इस पीपीटी की पीडीएफ डाल दूंगा। आपको पीपीटी की पीडीएफ रेडीमेड मिल जाएगी जहाँ से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, टेलीग्राम के सिंबल पे आपको जस्ट क्लिक करना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे जिसका नाम है बी एम्पावर्ड। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। अगर आपको समझना है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, फाइनेंसेस कैसे हो रहे हैं, या फिर जनरल इकोनॉमी क्या होती है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, नए नए स्कीम्स क्या आ रहे हैं, अगर आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए मेरे ओर से, तो आप मेरे लिंक्डइन में आप मुझसे जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं रेगुलरली वीडियोस डालता हूँ और मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ। तो जहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अभी मैंने रिसेंटली ब्लॉग किया
डाला था गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, डीमोनेटाइजेशन और विड्रॉल ऑफ करेंसी के ऊपर, आरबीआई के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के ऊपर, नेट ज़ीरो के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे लिंक्डइन में आके मुझे फॉलो करके ये चीज़ें पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर आपको मेरा कंटेंट बुरा भी लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आई hope to see you tomorrow at the designated time, which I'll be posting on my Telegram channel. Thank you so much. Be happier, do better.